नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम जो है सामाजिक जीवन, ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते ही हैं ऋग वैदिक काल जो है संभवतः 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब ऋग वैदिक काल जो सामाजिक जीवन था उसमें परिवार कैसा था उसे हम देखते हैं। ठीक है, परिवार जो होता था वो पितृसत्तात्मक होता था। ठीक है, पितृसत्तात्मक। अभी हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, उसमें जो समाज परिवार में क्या था, उसमें मातृसत्तात्मक था। ठीक है, और इसमें क्या है, पितृसत्तात्मक है। ठीक है, पिता का जो है अधिकार होता था। जो परिवार होता था उसमें पिता या जो बड़ा भाई होता था वो परिवार का स्वामी होता था। ठीक है, और उसको बहुत सारे अधिकार थे, जैसे कि आप अभी देखिए, ये है ऋजार्ष्व का उल्लेख है ना। इस उल्लेख में पता लगता है कि जो पिता होते हैं वो ऋजार्ष्व को ये अंधा कर देते हैं। ठीक है, और भी देखिए, वरुण सूक्त के सुन से के एक आख्यान में उसमें दिया हुआ है कि जो पिता हैं वो पुत्र को जो है बेच देते हैं, है ना। तो इस तरह जो है कठोर जो है, ऐसा नहीं है कि पिता बहुत ही कठोर होते थे। एक दो आप अपवाद ही मान लीजिए, है ना। और जो परिवार होता था दोस्तों, वो संयुक्त परिवार होता था। उसमें आपके दादा, आपके पिता और बच्चों, ये 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक जो है लोग रहते थे। ठीक है, गोत्र का हो गया था प्रचलन। गोत्र जैसे जो ऋषि होते थे, वो जो ब्राह्मण थे, पुरोहित वर्ग, उनके आदि ऋषि जो थे उन्हीं के नाम से गोत्र का प्रचलन था। ठीक है, जैसे गोत्र 7 गोत्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 7 गोत्रों में जैसे मूलतः 7 मिलते हैं, जैसे भार्गव, अंगिरस, अत्रि, काश्यप, वशिष्ठ, आगसत और कौशिक। ठीक है, तो इस तरह गोत्र हैं। अब आइए वर्ण व्यवस्था को देखते हैं, वर्ग विभेद से रहित। ठीक है, वो इसमें क्या था, समाज में वर्ग विभेद रहित था। जैसे आज की तरह अपनी जाति व्यवस्था इतनी संकुचित नहीं थी, है ना। तो हर जैसे कोई वैश्य है और ब्राह्मण है तो पूजा पाठ, तो अपना व्यवसाय बदल सकते थे। ठीक है, तो इस तरह चीजें थी। जैसे एक स्थान पे जो है, ऋग्वेद के एक स्थान पर एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, एक ही घर में कवि भी है, पिता जो है वैद्य है और माता जो है अन्न पीसने वाले हैं, है ना। तो कई तरह के जो है व्यवसाय देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज की तरह ऐसा नहीं था कि जो आप जिसमें है उसी में बड़ी कड़ाई से पालन होता था। लोग पेशा बदल लेते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय का, कई क्षत्रिय जो है कवि होते थे, कई ब्राह्मण जो है राजा। तो कर्म के आधार पर जो है था, वर्ग का विभाजन था, है ना। चलिए, विराट पुरुष से उत्पत्ति। ठीक है, 10वें मंडल में ये आपका है विराट पुरुष से उत्पत्ति। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उत्पत्ति विराट पुरुष से मानी गई है। जैसे मान लीजिए आप ब्रह्मा विराट पुरुष में लिखा हुआ है
आपके ऋग्वेद में कि ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है वो मुख से हुई है, ठीक है। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का जो है वो बाहु से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति जो आपका पेट के नीचे जो है जंघा से हुई है। और जो आपका पैर से वो शूद्र की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इस तरह से उत्पत्ति मानी गई है। इस तरह उनका कार्य होता था। जैसे कि मान लीजिए आर्य लोग जब आर्य आए तो उनको क्या था कि भाई नई जगह पे आए थे, तो उनको जो है युद्ध करना था। अनार्य जो थे, तो फिर उन्होंने जो शक्तिशाली जो युवक जो थे, जो उत्साही थे, तो उनको एक जो है उनका संगठन बनाया और उनको जो है छत्र कहा गया। वो क्या करते थे कि युद्ध करते थे, ठीक है, युद्ध करते थे और जो है अपना विजय करते थे और पशु को लाते थे। पशु का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था ऋग्वैदिक काल में। पशु ही सब कुछ, कामना भी पशुओं के लिए कामना की जाती थी। बहुत सारे मंत्र भी हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है मैंने अभी आपसे बताया 4 है। तो क्षत्रिय जो छत्र है वो ये है। उसके बाद थे दूसरा आपका जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या था। ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ कराते थे और आपके विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, है ना। और तीसरा जो होता था वैश्य जो है आपका व्यापार इत्यादि करता था। और शूद्र जो है जैसे कि समाज सेवा, तीनों वर्गों की सेवा को शूद्र के रूप में शूद्र कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति। विवाह एक पवित्र बंधन। देखिए इस ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो है काफी अच्छी थी, है ना। और विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है। घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्ववारा द्वारा कुछ मंत्रों की रचना भी की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कितनी शिक्षा, जैसे पुरुष जो बालक थे और बालिकाओं को भी शिक्षा अच्छी दी जाती थी, है ना। तो ये था। आगे देखिए नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में जैसे कि आपका जो पति मर गया तो उस जो देवर के साथ नियम संबंध बना करके ये बच्चे की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये नियोग प्रथा है। पुनर्विवाह प्रचलित थी। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो उसमें होता क्या था कि जैसे कि मान लीजिए पति खत्म हुआ तो उसमें जो है चिता में जो है पत्नी उसकी लेटती थी और उसके बाद फिर सगे संबंधियों के कहने पे चिता पर से उठ जाती थी। तो यही होता था। कोई सती प्रथा साथ में जलाया जैसा नहीं जाता था। तो ये था। राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। देखिए उस समय ये 2 अधिकार नहीं थे। जैसे राजनीति में भाग लेने का अधिकार औरतों को नहीं था, महिलाओं को नहीं था। संपत्ति का अधिकार नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, अब भोजन के बारे में चर्चा कर लें। ऋग्वैदिक काल में भोजन किस तरह थे। देखिए जो आर्य थे वो दोनों तरह का भोजन करते थे, मांसाहारी व शाकाहारी, ठीक है। और मुख्यतः जैसे आप देखते हैं कृषि प्रधान था, तो कृषि प्रधान और पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था। तो उसमें दूध, दही और घी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये ज्यादातर इसमें खाया जाता था। क्षीर पाकदौन है, ठीक है। दूध में जो है चावल पका करके खीर जो बनाई जाती थी, क्षीर पाकदौन उसी का जो है कहते हैं, ठीक है। उसी तरह घृतवतम है, घी में पके हुए मालपुए को जो है अकूप घृतवतम कहते थे, ठीक है। और एक आप देख रहे हैं करम है। करम क्या है? करम जो है जौ की सत्तू को दही में मिलाकर बनाया जाता था, ये खाद्य पदार्थ, ठीक है, जिसे करम लोग कहते थे। तो ये सब जो शब्द हैं फ्रेंड्स, ये नेट जो सुमेलित करने के लिए आते हैं, जो मिलाने के लिए आते हैं, जो
इस तरह से, ठीक है। तो इस जैसे यूजीसी नेट बोर्ड में कई बार कुछ जगहों पे पूछा गया है, तो ये सब चीजें आप सबको अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से उसको पढ़ लेंगे कि माइंड में बना रहे। आगे देखिए, सतपथ ब्राह्मण में वृषभ बकरी को खाने में प्रयुक्त। अब देखिए सतपथ ब्राह्मण में आपका वृषभ और ऐसे जो अतिथि आते थे तो उनके लिए मांसाहार भोजन जो होता था वो वृषभ और बकरी को जो है मांसाहारी रूप में बना करके अतिथियों को खिलाया जाता था, ठीक है। सोम एवं सूरा, सोम एवं सूरा जो है ये उस समय के पेय पदार्थ थे जो हिमालय पर्वत के मुंज पर्वत पे जो है इसका वर्णन मिलता है। और सूरा को जो है खराब माना गया है। इसमें क्या होता है, सूरा पीने के बाद सूरा पीने के बाद आदमी जो है सभा समितियों में लड़ने झगड़ने लगता था। सूरा की गणना क्रोध, अद्भुत, अज्ञान आदि अनिष्टकारी वस्तुओं के साथ की जाती है। और सोम देवताओं को भी चढ़ाया जाता था। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जिसे मुंज पर्वत पर प्राप्त किया गया था। यज्ञों के अवसर पर सोमरस पान करने तथा देवताओं को पीने के लिए उसे अर्पित करने की प्रथा थी। इसका पान करने से शरीर में उत्साह भर जाता था, मन में मोहक मस्ती छा जाती थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल, ध्यान दीजिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में कई सूक्त मिलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर पूछा मान लीजिए कि सोम की स्तुति का इस मंडल में है तो आप ध्यान उसको ऋग्वेद के 9वें मंडल में उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, एक स्थान पर कर्ण ऋषि दावा करते हैं कि सोम रस पीने के बाद उन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया है तथा देवताओं को जान लिया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब वस्त्र कैसे थे ऋग्वैदिक काल में वो आप देखिए वस्त्र नीवी, ये क्या शरीर के निचले भाग में पहना जाता था, ठीक है, उसे नीवी कहते थे। वासस क्या है, वासस ये जो है शरीर के ऊपरी भाग में ये पहना जाता था, उसे वासस कहते हैं। अधिवासस जैसे कि जो ओढ़ने वाली चीजें हैं, दुपट्टा इत्यादि, तो उसे अधिवासस कहते हैं। ये सब शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के दृष्टि पूछ सकता है। स्त्री पुरुष दोनों पगड़ी पहनते थे। स्त्री पुरुष दोनों जो है पगड़ी का प्रयोग करते थे। पगड़ी आज भी आप देखते होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आभूषण किस तरह से, अब देखिए आभूषण जो स्त्री पुरुष दोनों ही पहनते थे, ठीक है। उस समय दोनों ही आभूषण पहनते थे, जैसे कानों में कर्णफूल स्त्री पुरुष दोनों ही पहनते थे, गले में निष्क, हाथों में कड़े, गले में मणियों की हार, है ना। तो इस तरह से दोनों ही जो है आभूषण का प्रयोग स्त्री पुरुष करते थे। आगे देखिए, केश प्रसाधन, ठीक है। अब जूड़ा, केश प्रसाधन का उस समय बहुत प्रचलन था। बहुत तरह की जुड़ाएं जो है स्त्रियां बनाती थी, ठीक है। दाढ़ी और जटा जो है पुरुष रखते थे। और वाप्ता जो है, देखिए वप्ता, ये नाई को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। और जो चाकू से आदमी लोग अपना दाढ़ी और वो मूछ भी साफ कर लेते थे, ठीक है। मनोरंजन क्या क्या होता था उस समय? मनोरंजन में रथ दौड़ होता था, घुड़दौड़ होता था, और पासा खेला जाता था, जुआ खेला जाता था,
है ना। जुआ को एक जगह में वहाँ पे जो जुआड़ी पुत्र है उसको जो है पिता डांट रहा है, मना कर रहा है उसको जुआ की न खेले। ये सब मनोरंजन जो है आपके ऋग्वेद में है। और उनका जीवन आमोद प्रमोद से भरा रहता था, नृत्य और संगीत में आनंद लेते थे। स्त्री तथा पुरुष दोनों झांझ मजीरे के बाजों के साथ नृत्य में भाग लेते थे। अन्य वाद्यों में और अन्य वाद्य में क्या थे? दुदुम्बी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि थे। कीट का विचार है कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों का प्रदर्शन भी होता था। तो ये जो है मनोरंजन के साधन थे। आगे अब देखिए चिकित्सा। अश्विन को ऋग्वेद में चिकित्सक के रूप में माना जाता है। विश्वला के कटे पैर की जगह धातु के पैर जो है अश्विन ने लगाए थे। और उस समय जो है चिकित्सा, जैसे कि जो चिकित्सा की जाती थी मंत्रोच्चारण द्वारा और जड़ी बूटियों के द्वारा जो है ये चिकित्सा, जो बीमारियां थी उसको दूर की जाती थी। ठीक है, आगे देखिए शिक्षा। देखिए शिक्षा दोस्तों ऋषि मुनियों, जो ब्राह्मण वर्ग थे उनके द्वारा शिक्षा बालक और बालिकाओं दोनों को दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य क्या था वो आप देखिए, ईश्वर भक्ति की प्रेरणा। शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर भक्ति की प्रेरणा थी, सामाजिक तत्वों का बोध हो जाए और चरित्र निर्माण करना। ये जो है उस समय की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होता था। आगे देखिए दास प्रथा जो है प्रचलित थी। स्त्री पुरुष दोनों जो है दास बनाए जाते थे। और स्त्रियों को जो है, जैसे कि जो ब्राह्मण वर्ग थे वो जो यज्ञ आदि कराते थे, तो यजमान को, औरतों को जो है दास रूप में उनको दिया जाता था, जिससे कि जो पुरोहित वर्ग थे उनके घरेलू कार्य आसानी से हो जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का था आपका ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुछ आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।